जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न ये रहा, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक किस देश के राजा हैं जो भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए हैं? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इज द किंग ऑफ विच कंट्री हु हैज केम ऑन अ 3-day विजिट टू इंडिया? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है ये कहां के राजा हैं। ये भूटान के राजा हैं जो भारत की 3 दिन की यात्रा पर भारत आए हैं। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे इमेज में, ये है वांगचुक जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ इन्होंने मुलाकात की है। दोस्तों, दोनों देश क्या कर रहे हैं? दोनों देश अपने रिलेशन को मजबूत कर रहे हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में एक दूसरे को मदद देंगे। अंतरिक्ष सहयोग जैसा कि स्मार्ट कृषि, युवा और खेल और स्टार्टअप्स, इन बहुत सारे सेक्टर्स में द्विपक्षीय सहयोग के नए रास्ते इसमें खोजे जाएंगे, तलाशे जाएंगे इन दोनों देशों के बीच में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत का जो भूटान से रिलेशन है वो व्यापारिक रूप से यानी ट्रेडिंग पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और भारत लगातार भूटान पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। भारत का पड़ोसी देश है भूटान। अब दोस्तों, अगर लोकेशन को देखें तो आपको मैप में बहुत अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे हो सकता है कि आपको बहुत लाइट दिख रही है, तो यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है कहाँ पे भूटान है, कहाँ पे इंडिया है। तो ये हमारा इंडिया है, ये पूरा वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर देखिए ये है भूटान, यहाँ पर देखिए आप, ये भूटान है। ठीक है, अब भूटान के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, जो भारत के जो राज्य हैं जो इसके साथ सीमा बनाते हैं, उसे भी यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको भूटान देखने को मिल रहा है और भूटान के साथ जो सीमा लगता है वो देखते हैं। तो देखिए, पश्चिम बंगाल एक हो गया, ठीक है, दूसरा राज्य सिक्किम हो गया, तीसरा राज्य असम हो गया और चौथा राज्य अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्यों की सीमा भूटान देश से लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको यह भी बता दिया है। कितने राज्यों? 4 राज्यों की सीमा भूटान देश से लगती है। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि भूटान की कैपिटल क्या है, तो भूटान की जो कैपिटल है वो है थिम्पू। दोस्तों, यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है जोंगखा। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोताय तेशरिंग। और करेंसी यहाँ पे जो इस्तेमाल की जाती है नगल ट्रम, और इसके अलावा इंडियन रुपया भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। याद रहेगा आपको करेंसी भी। दोस्तों, भूटान के बारे में जैसा कि मैंने आपको पड़ोसी राज्यों के बारे में तो बता ही दिया है, आपने सुन लिया है। 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा छूती है। आप यहाँ पे लंबाई देख लीजिए, 699 किलोमीटर की जो सीमा है यानी जो बॉर्डर की लेंथ है वो हमारे साथ छूती है। याद रहेगा आपको। चलिए दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं 5 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। 494 डेज हो गया लगातार आपको पढ़ाते हुए। दोस्तों, इस क्लास की विशेष बात यह है कि केवल 25 से 30 मिनट की होती है। आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए कम समय में मैं करंट अफेयर्स के साथ आपको स्टैटिक जीके भी देता हूं और सबसे खास बात, ल्यूसेंट स्पेशल स्टैटिक जीके देता हूं। आपको यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लास प्रोवाइड की जाती है। 494 डेज हो गए लगातार आपको पढ़ाते हुए। दोस्तों, आप सभी के लिए एक मोटिवेशन जो हमेशा आपको चार्ज अप रख के रखेगा। निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे। ऐसा नहीं कि हम जब चलना स्टार्ट करते तो हमारे सामने टारगेट नहीं होता, हम उठते हैं गिरते हैं। इसका कहने का मतलब यही है। निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे, मगर गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिश तो बहुत की, यानी जो मुश्किलें हैं उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। आपको कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी रुकावटें आ जाएं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेहनत करते रहेंगे और अपने पैर पे खड़े होंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 2। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? वेयर हैज द 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बीन हेल्ड? तो पहला आपको मैं बता दूं कहां पर आयोजित किया गया। न्यू दिल्ली में डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। दोस्तों, इसका जो संबोधन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, इसका जो उद्घाटन किया किसने किया? हमारे पीएम मोदी जी ने किया न्यू दिल्ली में। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि यह है क्या, इसका क्या मतलब होता है सर, ये डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है?
हिंदी में बोले आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना। इसका ये मतलब है हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें जो भूकंप से, सुनामी से या विभिन्न प्रकार की जितनी भी आपदाएं आती हैं, डिजास्टर आती हैं, उन सब का सामना कर सके। हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत तरीके से बनाना है। क्लियर है? आप सभी को पता है अगर थोड़ा भी भूकंप आया, आप ही की बस नहीं, पूरे देश की प्रॉपर्टी जो है उस पर बहुत नुकसान होता है, बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे लॉस उठाना पड़ता है। तो हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है जो आपदा यानी डिजास्टर के अगेंस्ट क्या कर सके, अपने आप को मजबूती से खड़ा रख सके। और इसका 5वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का संबोधन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब इसकी थीम आपको याद रखना है, डिलीवरिंग रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे सीडीआरआई की। सीडीआरआई की स्थापना का जो श्रेय जाता है भारत को जाता है। सीडीआरआई का फुल फॉर्म है कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें बहुत सारे देश शामिल हैं और भारत ने इसकी प्रस्तावना दी थी कि भारत ने इसके लिए क्या किया था, बात रखी थी। और ऑफिशियल रूप से 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में, कहां पर, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में सीडीआरआई का शुभारंभ किया गया। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? भारत की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था। इसका उद्देश्य है टू प्रमोट डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? चूंकि भारत ने इनिशिएट किया था तो भारत में ही, न्यू दिल्ली में है, और इसका यहीं पे इंटीरियम सचिवालय है। क्लियर है दोस्तों? यहां पे बात हमने सम्मेलन की है, तो हाल ही में जितने भी इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुए हैं आइए एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल मिलेट श्री अन्न। आप सभी को पता है, अभी मैंने पढ़ाया भी था, न्यू दिल्ली में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। मोटे अनाज का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन, उसको लेकर के अवेयरनेस के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इसके अलावा भारत ने साझा बौद्ध विरासत पर एससीओ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की भी मेजबानी भारत ने की है। दोस्तों 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 में कहां पर हुआ? कुआलालंपुर में हुआ है। इसके अलावा 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन ये कहां पर हुआ? भोपाल में हुआ। हमारे देश के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन भोपाल में किया था, आपको पढ़ाया है। बांदीपुर ने 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 साल पूरे कर लिए। बांदीपुर किस राज्य में है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये टाइगर रिजर्व है। बांदीपुर कहां पर है? कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक राज्य में है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, और इसने अपने पूरे 50 साल पूरे कर लिए हैं। दोस्तों मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, ये जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है कर्नाटक के 2 डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो पहला डिस्ट्रिक्ट है मैसूर और दूसरा है चामराजनगर, यहां पर ये लोकेटेड है। दोस्तों आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, एक स्कीम लॉन्च की गई 1973 में टाइगर कंजर्वेशन के लिए, और आप सभी को पता है बाघों की आबादी लगातार गिर रही थी। चीते तो 1952 में ही विलुप्त हो गए थे। अब बाघ भी विलुप्त ना हो जाए, इसके लिए बाघों को बचाने के लिए 1973 में परियोजना स्टार्ट की गई, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट में 54 टाइगर रिजर्व है। अब मैं आपको कुछ दिनों में पूरे टाइगर रिजर्व ट्रिक के साथ याद करा दूंगा बहुत आसानी से, बस आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। हमारे नॉलेज बूस्टर फैक्ट्री में आपको ही मिलता रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व जो भारत में एक बार डिस्कस करते हैं। कॉर्बेट उत्तराखंड में है ये। इसके अलावा बात करेंगे आनंदगढ़ बफर जो कि यूपी में है। नेक्स्ट है, आनंद में बोल रहा हूं, अमनगढ़, इसे बोलते हैं अमनगढ़। नेक्स्ट है कान्हा, कान्हा है मध्य प्रदेश में है। कान्हा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। मानस की बात करें तो असम में है। मेलघाट कहां पर है? महाराष्ट्र में है। पलामू झारखंड में है। रणथंबोर मैंने पहले भी पढ़ाया था, राजस्थान में है। और सिमलीपाल उड़ीसा में है। कर्नाटक में कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, और तीसरा है डंडेली अंशी टाइगर रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व जो आपसे पूछे जा सकते हैं। नासा ने चंद्रमा पर अपने मानव अंतरिक्ष यान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों की टीम की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने बताया था 4, मैं आपको उन चारों के नाम बता रहा हूं। तो नासा ने चंद्रमा पर 4 जो मानव है भेजे जाएंगे अंतरिक्ष यान मिशन की घोषणा की है, उसके लिए टीम तैयार की है।
ये वो 4 व्यक्ति हैं, मैं आपको एक एक करके इनका नाम बता देता हूं। तो पहला नाम है रीड वाइसमैन, दूसरे हैं विक्टर ग्लोवर, तीसरे हैं जेरेमी हैंसन और चौथे हैं क्रिस्टीना कोच। ये 4 व्यक्ति हैं, ये 4 अंतरिक्ष यात्री हैं जो कहां पर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं हमारे चंद्रमा पर, वो उसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे। दोस्तों इस प्रकार से वो चंद्रमा पे जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट आप जो है तुरंत चले जाएंगे सैटेलाइट के माध्यम से, ऐसा नहीं होता। एक पाथवे हमें ऑब्टेन करना पड़ता है, तो इस प्रकार का पाथवे होता है। पहले शॉर्टर रूट हम लेते हैं और फिर यहां से फिर हम इसे और लॉन्ग रूट लेते हैं, फिर इस प्रकार से हम पृथ्वी के ऑर्बिट से बहुत दूर चले जाते हैं और फिर इस प्रकार से हम क्या करते हैं, चंद्रमा पे पहुंचेंगे, इसके चक्कर लगाएंगे और फिर वापस इस पाथ में आएंगे। क्लियर है? ये आर्टेमिस मिशन है, आर्टेमिस सेकंड मिशन से ये वापस आ जाएंगे। क्लियर है? ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं अगले साल 10 दिनों के लिए मिशन पे जाएंगे, चंद्रमा के चारों उड़ान भरेंगे। नासा ने इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों की अभी घोषणा की है और जो चंद्रमा की कक्षा है वहां पर ये जाएंगे और आर्टेमिस 2 मिशन के साथ वापस आ जाएंगे। क्लियर है? दोस्तों नासा की जो अंतरिक्ष यात्री हैं इनका नाम है क्रिस्टीना कोच। जो 4 मेंबर है उसमें से बता रहा हूं, ये मिशन विशेषज्ञ होंगे, यानी ये लीड करेंगे। कोच 2019 में अंतरिक्ष स्टेशन का इन्होंने दौरा भी किया था, जहां इतिहास में पहली बार महिला स्पेस वॉक का यह हिस्सा रही हैं। तो आप इनका नाम जरूर याद रखना, क्रिस्टीना कोच का। नासा की बात करें तो नासा का गठन 1958 में हुआ है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में और इसके प्रशासक है बिल नेल्सन। बिल नेल्सन, क्या नाम है? बिल नेल्सन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द इंडस एंटरप्रेन्योर्स, इसे आप टाई भी बोल सकते हैं, राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडस एंटरप्रेन्योर्स राजस्थान? तो इनका नाम है सीनू झावर। क्या नाम है? शीनू झावर। ये टाई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इमेज में आप देख पा रहे हैं सीनू झावर को, ये पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। इनका कार्यकाल 2 साल के लिए होगा। कितने साल के लिए होगा? 2 साल के लिए होगा। और राजस्थान के इतिहास में ऐसा 21 साल के बाद हो रहा है कि कोई महिला इस पद पर पहुंची है। ये किनके स्थान पर आई हैं? डॉक्टर रवि मुदानी का ये स्थान लेंगे। किनका? डॉक्टर रवि मुदानी का। दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं टाई के बारे में। तो टाई जो है यहां पर इसका काम क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स, यानी एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना? प्रमोट करना, उनका समर्थन करना, उनको बढ़ावा देना। और एक प्रकार का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। 1992 में इसकी स्थापना हुई है। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम बैंकों के एमडी एंड सीईओ को भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आरबीआई के प्रेसिडेंट में गवर्नर शक्तिकांत दास है। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब और सिंध बैंक के एमडी कौन है? स्वरूप कुमार साहा। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पीएनबी की बात करें तो अतुल कुमार गोयल इसके प्रेजेंट में एमडी हैं। यूको बैंक के हैं सोमा शंकर प्रसाद। बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं संजीव चड्ढा जी और बैंक ऑफ इंडिया के हैं अतनु कुमार दास। आपको इन सभी नामों को याद रखना है, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको, आरंभ बैच हमने स्टार्ट किया है। आरंभ बैच एक फाउंडेशन बैच है। ये बैच उन छात्रों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हैं। तो आपको एडवांस लेवल तक आपके सब्जेक्ट्स को कवर कराए जाएंगे। सबसे खास बात है कि मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स है, बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है और हमने इसमें पूरी क्वालिटी मेंटेन की है। इसमें 11 सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं। कितने? 11। पूरा फाउंडेशन आपका क्लियर किया जाएगा। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इतने सारे सब्जेक्ट हम आपको एक बैच में पूरा कवर कराएंगे। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, स्टेट पीएससी, एसएससी, भारत के किसी भी एग्जाम्स के लिए जीएस का ये कंप्लीट बैच है। आप एक बार जरूर विजिट करें, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। इसको बहुत ही मेहनत से हमने इसे तैयार किया है ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके और आप हर एग्जाम को क्रैक कर सकें। दोस्तों रूट एप्लीकेशन पर आपको ये कोर्स मिलेगा। आप कूपन कोड यूज कर लेना RGCGT, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि आप
हमारे करंट अफेयर्स की क्लास को देखते हैं तो ये कुछ स्पेशल ऑफर मैं आपको दे रहा हूं, RGCGT कूपन कोड आप यूज कर लीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कोर्स नहीं मिलता रूट एप्लीकेशन पर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, उसको क्लिक करना, डायरेक्ट कोर्स ओपन हो जाएगा और मैं टेलीग्राम में भी कल पोस्ट कर दूंगा ताकि आपको ढूंढने में कोई भी दिक्कत ना हो। मियामी ओपन 2023 को किसने जीता है? हु हैज वॉन द मियामी ओपन 2023? तो मियामी ओपन को जीता है डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। दोस्तों नोवाक जोकोविच ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ये सर्बिया के प्लेयर हैं। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के प्लेयर हैं। रोज स्वीट खाओगे, ठीक है, तो आपको रोज स्वीट नहीं खाना चाहिए, ऐसे मैंने बताया था। राफेल नडाल स्पेन के प्लेयर है। कभी कभार कोई जो व्यक्ति फेल होता है उसको बहुत पेन होता है। और डेनियल मेदवेदेव जो है ये रूस के प्लेयर हैं, ये रशियन प्लेयर हैं। इन चारों को आप याद रखिएगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं डेनियल मेदवेदेव जिन्होंने मियामी ओपन को अपने नाम कर लिया है। इन्होंने किसको हराया है? तो इटली के जेनिक सिनर को हरा करके मियामी ओपन को अपने नाम किया है। और देखिए मेदवेदेव का साल का चौथा और टोटल 19वां खिताब है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि मियामी ओपन कब खेला जाता है? मार्च और अप्रैल महीने में इसका आयोजन किया जाता है। रूसी टेनिस खिलाड़ी हैं और विश्व के नंबर 4 स्थान पर है प्रेजेंट में। आपको ये बात याद रखना है। मियामी ओपन कैसा टूर्नामेंट है? एक टेनिस टूर्नामेंट है और अमेरिका में है फ्लोरिडा के मियामी गार्डन में हार्ड रॉक स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? तो माइन अवेयरनेस डे हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। अभी क्यों मनाया जाता है दोस्तों? आप सभी को पता है, जब हम खनन करते हैं तो उसमें हम बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं ताकि हमारा जो जगह बनता जाए, उसमें कई लोगों की जान चली जाती है। उनको इस डेंजर के बारे में, उनको इस खतरे के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होता। तो बारूदी सुरंग और युद्ध के विस्फोटक अवशेषों के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 2006 में यह दिवस पहली बार मनाया गया था और इसकी थीम है माइन एक्शन कैन नॉट वेट। माइन एक्शन कैन नॉट वेट। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊंगा एक संस्था जो यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है, यूनाइटेड नेशन माइन एक्शन सर्विस। तो दोस्तों आपको नाम से स्पष्ट हो गया होगा, इसका काम होता है लोगों को अवेयर करना, पूरी दुनिया को जागरूक करना कि माइन एक्टिविटीज में कितना सारा खतरा होता है। इसके बारे में जागरूकता फैलाने का काम इसका होता है, यूएन मास का। इसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुई है? अक्टूबर 1997 में। और प्रेजेंट में इसके प्रमुख है इलीन कोहन। कौन सा देश अंग्रेजी भाषा पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? विच कंट्री इज प्लानिंग टू बैन इंग्लिश लैंग्वेज? तो फ्रेंड्स ये जो फैसला है अभी हाल ही में इटली देश ने लिया है। इटली देश ने कहा है कि अंग्रेजी भाषा पर हम प्रतिबंध लगा देंगे। दोस्तों इमेज में आप देख पा रहे हैं जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की प्रधानमंत्री हैं, अभी भारत की यात्रा पर भी आई थी। दोस्तों इटली सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है कि अंग्रेजी भाषा को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और जो भी इसका इस्तेमाल करेगा, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, हम उस पर भारी जुर्माना लगा देंगे। हालांकि इस फैसले का स्वागत नहीं किया गया, बहुत सारी आलोचना हो रही है कि अगर आप इंग्लिश बैन कर दोगे तो आप दुनिया से कनेक्ट कैसे होगे, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज जहां पे इंग्लिश बोली जाती है। तो इटली के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की स्थिति पर भी असर पड़ेगा। जो बहुत सारे जो इंग्लिश बोलते हैं, जिनकी इंग्लिश ही भाषा है, वो इटली का अपोजिशन करेगी, इटली का अगेंस्ट बातें करेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। दोस्तों इटली के प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। अभी रायसीना डायलॉग 2023 में भारत और इटली के 75 वर्ष हो चुके हैं, तो मुख्य वक्ता के रूप में इन्हें बुलाया गया था। इटली के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी क्या नाम है इनका? जियान लूका वियाली। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। दोस्तों यदि आपने अभी मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज नहीं देखी है तो हर महीने का करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अभी रिसेंटली हमने मार्च मंथ का करंट अफेयर्स अपलोड किया है, आप हमारे चैनल पर जाकर के विजिट करना, तो आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा हर महीने का। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है? रिसेंटली विच प्रोडक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैव गॉट जीआई टैग? तो दोस्तों यूपी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। इसमें बनारसी लंगड़ा आम है, बनारसी पान है, सफेद भाटा है, आदम चीनी चावल है। इन चारों को जीआई टैग दिया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर इमेज में आप देख पा रहे हैं उन सभी उत्पादों को
जिन्हें अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों 4 उत्पादों को अभी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है और आप सभी को पता है कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है लंगड़ा आम, इवन दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। और बनारसी पान तो आपने सुना होगा, गाने में भी इस्तेमाल किया गया है। रामनगर का सफेद भाटा, इन चारों को जीआई टैग दिया गया है। इसके पहले बनारसी साड़ी को भी जीआई टैग मिल चुका है। दोस्तों इस साल प्रदेश के 11 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है। 7 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे शामिल किए गए हैं और 4 कृषि एवं उद्यान से संबंधित उत्पाद काशी क्षेत्र से इन्हें शामिल किया गया है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई? दोस्तों ये जो भारत के अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का काम क्या होता है, जो भारत के आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनकी हेल्प करने के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की भी होती है, पूरी टीम होती है, वो सारे मदद करते हैं। तो अभी हाल ही में नीरज निगम को क्या किया गया है, कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। क्लियर है दोस्तों? ये क्या करेंगे, इनकी नियुक्ति के बाद उपभोक्ता शिक्षा, संरक्षण सहित 4 ऐसे विभाग हैं जिनको ये अब संभालेंगे। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आरबीआई की स्थापना हमने पहले भी डिस्कस की है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई के सबसे पहले भारतीय गवर्नर सी राजागोपालाचारी 1948 में बने थे, लेकिन आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर जब भारत आजाद हुआ था तब थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर थे, लेकिन ये भारतीय नहीं थे, आपको ये बात याद रखना है। आरबीआई की जो सेंट्रल बोर्ड होता है उसमें गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कितने होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और टोटल 21 मेंबर होते हैं, आपको ये बात याद रखनी है। दोस्तों ट्रिपल आर सीरीज आप सभी के सामने आ गई है। यहां पर हम रिपीट, रिकॉल, रिवाइज करंट अफेयर्स 2022 को डिस्कस करने वाले हैं। लगातार प्रश्न आएंगे बुलेट की तरह, आपको प्रश्नों का उत्तर देना है और अगर नहीं आता तो सुनना है। जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? तो लक्ष्य सेन ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए? तो एयर इंडिया के अभी हाल ही में नए चेयरमैन बने हैं एन चंद्रशेखरन। Who has won the best film award at the British Academy Film Awards BAFTA? तो बाफ्टा में सबसे बेस्ट फिल्म बनी थी द पावर ऑफ द डॉग। ऑयल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं डॉक्टर रंजीत रथ। फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत देश ने की है। आप सभी को पता है, मैंने बताया था चेन्नई में इसका आयोजन हुआ था। अब यहां पर हम 4 अप्रैल, यहां पे 5 अप्रैल गलती से लिखा हुआ है, 4 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे जो आपने कल पढ़ा है। भारत और श्रीलंका के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास लिनेक्स 2023 कहां पे शुरू हुआ है? तो ये कहां पे शुरू हुआ है? कोलंबो में। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 2 अप्रैल को। Who has been appointed as the new chairman and MD of Power Trading Corporation of India Limited? तो ये बने राजीव के मिश्रा। सारा थॉमस का अभी निधन हो गया, वह कौन थी? तो सारा थॉमस थी उपन्यासकार, नोवेलिस्ट। भारतीय नौसेना के अभी हाल ही में उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इनका क्या नाम है? तो ये उप प्रमुख बने हैं संजय जसजीत सिंह। वार्षिक बैस्टिल डे परेड में अतिथि के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने आमंत्रित किया है? तो ये परेड हर साल होती है फ्रांस में 14 जुलाई को। अंजलि शर्मा का संबंध किस स्टेट से है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो पर फतह किया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश से। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस संस्था की हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया? तो ये केंद्रीय जांच ब्यूरो की हीरक जयंती यानी डायमंड जुबली सेलिब्रेशन जो 60 साल में होता है। From when to when is the prevention of blindness week celebrated? तो 1 से 7 अप्रैल में ये मनाया जाता है। किस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 11वीं वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया है? मध्य प्रदेश के भोपाल में 11वीं वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया गया। आज के ल्यूसेंट स्टैटिक जीके के पिटारे में भारत में प्रथम को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहला देखते हैं, भारत का जो सबसे पहला परमाणु रिएक्टर था तो ये कौन सा है? ये है अप्सरा।
भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए तो इसका नाम है आईएनएस चक्र। भारत का सबसे पहला पनडुब्बी, नॉट परमाणु पनडुब्बी, हम यहाँ पे न्यूक्लियर की बात नहीं कर रहे हैं, तो यह है आईएनएस कावेरी। भारत का सबसे पहला विमान वाहक पोत जो अपने साथ बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स को कैरी कर सकता है, आईएनएस विक्रांत है, जो कि इंडिजीनियस है, भारत में ही बना है। भारत का मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा है? तो अग्नि है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। अब अग्नि 5 की रेंज तो 5000 किलोमीटर है। भारत का सबसे पहला मिसाइल कौन सा था? तो ये पृथ्वी था। भारत का सबसे पहला एटॉमिक सेंटर कौन सा था? ये था तारापुर। भारत का सबसे पहला खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में हुआ था 1951 में। भारत का सबसे पहला जो विश्वविद्यालय एंशिएंट टाइम में रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार। दोस्तों यहां पर पूरी लिस्ट वही है जो मैंने आपको बताया है। इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए यहां पर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पीडीएफ आपको तो मिल ही रही है टेलीग्राम में भी और हमारे एप्लीकेशन में भी। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्नों को यहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का वैल्यू क्या होता है? 1 KB इज इक्वल्स टू हाउ मेनी बाइट? तो आपको याद रखना है 1024 बाइट, 1024 बाइट के बराबर होता है। Which of the following is the name of a device that converts digital signal into analog at the beginning of long distance transmission? डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डाटा ट्रांसफर करता है, ये मॉडेम है। 1 बाइट कैसे बनता है? एसएससी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 बाइट बनता है 8 बिट से। द फर्स्ट फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इज, तो पहला सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ENIAC। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है अगर आपसे पूछा जाए? तो डीटीपी का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? तो ये है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क, सॉरी पर्सनल नेटवर्क कोई नेटवर्क नहीं कहलाता। जब कई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो जब बहुत सारे छोटे से क्षेत्र में अगर जोड़ा जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं? जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर है उसमें आपको निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब देखने को नहीं मिलेगा जो 1st जनरेशन में इस्तेमाल किए जाते थे। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य को क्या कहते हैं? मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? सॉरी, तो कैलकुलेशन करना है, एल्गोरिदम करना है, तो ये सब सीपीयू में होते हैं, है ना। ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीपीयू चिप में। 2G स्पेक्ट्रम में जो G का इस्तेमाल किया गया है ये क्या बताता है? तो ये जेनरेशन को बताता है। दोस्तों आपने बहुत अच्छे से 5 अप्रैल के करंट अफेयर्स को पढ़ा। अब यहाँ पे 5 अप्रैल के करंट अफेयर्स का आपका लेंगे टेस्ट। तो आइए देखते हैं, 10 प्रश्न आने वाले लगातार बहुत तेजी से। आइए देखते हैं, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान देश के साथ लगती है? तो 4 देशों के साथ सीमा लगती है। भूटान देश की करेंसी क्या है? तो भूटान देश की करेंसी आपको बताई थी, यह है नगल ट्रम। CDRI का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में है। वेयर वॉज 7th इंटरनेशनल धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? तो कहां पर इसका ऑर्गेनाइज किया गया? भोपाल में। प्रेजेंट में भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो इसका राइट आंसर है 54। बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी बाघों को बचाने के लिए? 1973 में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आपने अभी पढ़ा है, नाम भी सुना होगा, तो किस स्टेट में है? तो सिमलीपाल कहां पर है? ओडिशा राज्य में। राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं? तो राफेल नडाल का संबंध किस देश से? स्पेन से। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्राइम मिनिस्टर हैं? तो यह है इटली की। अतुल कुमार गोयल किस बैंक के MD हैं? तो यह है पंजाब नेशनल बैंक के MD। दोस्तों पहचानो कौन में कल की जो इमेज दी थी वो सरोजिनी नायडू जी की इमेज है और इनके बारे में अंशु प्रजापति ने बताया है, स्क्रीनशॉट लिया है, यहां पर आप पढ़ सकते हो। आकांक्षा सिंह ने भी सरोजिनी नायडू जी के बारे में बताया है।
मेरे पास टाइम केवल 30 मिनट्स ही होता है और वो सब माइंड में चल रहा होता है। आप पढ़ लीजिएगा। पहचानो कौन, मैं आपको बताना आज की ये जो इमेज है ये किनकी इमेज है, 5 लाइन आपको लिखना है। आज का सवाल है, जिग्मे खेसन नामग्याल वांगचुक किस देश के राजा हैं जो भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए हुए हैं। काम की बात यह है दोस्तों, जिन्होंने यूपी पीसीएस का फॉर्म नहीं भरा है, यानी जो आपका यूपी पीसीएस एग्जाम है जो अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम है, उसकी डेट बढ़ा दी गई है। पहले जो तिथि थी 3/4 ही थी, यानी 3 अप्रैल, अब इसे परिवर्तित करके 6/4 कर दिया गया है। तो अभी आपके पास 3 दिन और का समय है। तो आप 3 दिन, मैं क्यों कह रहा हूँ, ये 1 दिन का समय है। 5 और 6 2 दिन का है आपके पास समय। तो आप देख सकते हैं, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप जाके भर लेना फॉर्म, अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, ऑनलाइन यहां पर आप देख सकते हैं। दोस्तों 4 अप्रैल का रिजल्ट हमारे पास है। शिखा, अनीता, राजा शर्मा, बरखा रावत और रंजीत कुमार, आप लोगों ने टॉप किया है। अगर आप ऐसा ही क्विज अटेंड करना चाहते हैं तो आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। आप भ्रमित ना हो, हमारे 2 एप्लीकेशन है, एक क्रेजी जीके ट्रिक है और एक रूट एप्लीकेशन है। तो जितने भी हमारे कोर्सेस होते हैं जो लाइव चलते हैं वो सब रूट पे चलते हैं। पीडीएफ हो गया और बहुत सारे हमारे जो स्पेशल कोर्सेस हैं वो आपको क्रेजी में मिलेंगे। आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आपको ये ब्लू पट्टी देखने को मिलेगी, उसको क्लिक करना। वीडियो, पीडीएफ, क्विज हर दिन का, हर महीने का सब कुछ फ्री रखा हुआ है, आप एक बार विजिट करना। इसके अलावा टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना, जहां पर मैं रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूं और जो भी है हमारे अपडेट्स वो वहां पर हम पोस्ट करते रहते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब पे। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर देना अगर आपको वाकई ये सेशन अच्छा लगा है, आपको वाकई लगता है कि 30 मिनट्स में आपको 2 से 3 घंटे की क्लास दी जा सकती है, तो उसके लिए अगर आपको लगता है लाइक करने लायक है तो बिल्कुल लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, और इस मुहिम को और बड़ा बनाइए। तो दोस्तों चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। कल सुबह 6 बजे फिर मिलूंगा इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।